नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका ग्लोकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में देखते हैं। ये प्रश्नोत्तरी जितने भी हैं सभी किसी न किसी मुख्य परीक्षा से लिए गए हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी या अन्य तरह की परीक्षाओं से। तो आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन चिन्हित करें। असंगत का मतलब कि जो अलग कथन है वो। यह भारत की एक नियमावली पुस्तक है। इसने कानून शासन को कोडबद्ध किया है। यह मूलभूत राजनैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। यह एक वैधानिक दस्तावेज है। तो उत्तर होगा आपका यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। ये उत्तर आपका होगा, ये गलत है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं है। ए ऑप्शन उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एक संप्रभु गणराज्य कब बना? आपका ऑप्शन है 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो आपका उत्तर बनता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी कारण से माना जाता है कि इसी दिन से भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लुइस माउंटबेटन, डी एडवर्ड ला। तो आपका उत्तर कौन सा है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया और एक नया पद शुरू किया गया। उसको कहा जाने लगा राष्ट्रपति, जो आज तक चलता आ रहा है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बगेंस, एनपी चक्रवर्ती। तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किए थे। जैसे रेलवे की परीक्षा में एसएससी सीजीएल तक में पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी के बाद कौन सा गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो लुइस माउंटबेटन, आर्चीबाल्ड बावेल, विक्टर होप, फ्रीमैन थॉमस। तो आज़ादी के बाद कौन भी अंग्रेज जोन है भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो आपका उत्तर होता है लुइस माउंटबेटन। कौन? लुइस माउंटबेटन। एसएससी में ये भी आया हुआ है। ध्यान देंगे, सभी प्रश्न इसमें जो भी बताए जा रहे हैं यह किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इसलिए ध्यान देंगे। माउंटबेटन जो है भारत के आज़ादी के बाद भी यह गवर्नर जनरल बना रहा। इसी के बाद जो है राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल बने और उनके बाद ये पद खत्म कर दिया गया। और अभी आपने पढ़ा कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति का पद आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा होता है ना, आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस। ठीक, फिर बाद में राज्यों के स्तर पे है पीसीएस। ठीक, तो इसका जनक यानी इसको शुरू किया किसने? तो नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेवेल, सी डी विलियम बेंटिक। तो इसका उत्तर है कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सिविल सेवा की परीक्षाओं को शुरू किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का मतलब, इसको एक और नाम से जानते हैं हड़प नीति। हड़प नीति बनाई थी 1857 के पहले जो है, इसी के कारण जो है 1857 की क्रांति भी हुई। कई कारण थे, उसमें एक कारण ये भी है। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी, नहीं जानते हो तो ध्यान देंगे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? फिर से वही होगा, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी संविधान जब से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से जो है राष्ट्रपति का पद आ गया, अभी आपको पता चला। लेकिन इसके पहले ही जो है गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इनके पहले जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? अब ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राजाजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वेवेल। अभी आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्र भारत में कौन सा भारतीय, यहाँ क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, स्वतंत्र भारत में भारतीय कौन गवर्नर जनरल बना? तो कौन भारतीय थे? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा राजगोपालाचारी। ठीक, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है। तो राजा जी को ही राजगोपालाचारी भी कहा जाता था, यानी राजगोपालाचारी को राजा जी नाम से भी जाना जाता था। राजा जी उपाधि इनको मिली हुई थी। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर होता है ए। ध्यान देंगे यहाँ एक और चीज़ कि राजगोपालाचारी, अगर भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी होंगे। और भारतीय नहीं पूछता है, सीधे पूछता है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका हो जाएगा माउंटबेटन। इसको ध्यान से समझ लेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल बने बेटन। फिर इसके बाद जो है ये अंग्रेज थे। और अगर प्रथम भारतीय पूछा जाए तो राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद ये पद ही ख़त्म कर दिया गया, आप लोगों ने जाना अभी 1950 में, और राष्ट्रपति का पद शुरू हो गया। इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस जनरल द्वारा लाया गया? ठीक, तो चलते हैं ऑप्शन ए एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर हेनरी हार्डिंग, विलियम बटरवर्थ बेले। तो सती प्रथा का जो कानून था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाया था। राजा राम मोहन राय ने इनसे निवेदन किया था, इसके लिए इन्होंने ये कानून बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। इसीलिए राजा राम मोहन राय को प्रसिद्ध समाज सुधारक जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। यानी जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह कहते थे अंग्रेज लोग, कौन से? भारत की स्वतंत्रता संग्राम को। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कब? 1857 की जो क्रांति के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति, उसको अंग्रेज लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते थे। हम लोग भारत का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं और 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है कि उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबर्ग, बी हार्डिंग, सी बेटिंग, सी डी कैनिंग। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का गवर्नर जनरल के रूप में लुई माउंटेनबेन की जगह किसने ली? यही माउंटबेटन की जगह जो है किसने ली? माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा सी राजगोपालाचारी, सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको राजा जी के भी नाम से
जानते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए जो है CDS की परीक्षा में, CDS की परीक्षा होती है ना ऑफिसर सेना में, उस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, SSC में, बैंक में, CDS में, इसलिए इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? ये जो अखबार शुरू हुआ था 30 मई 1826 में, इसका क्या नाम था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, बी अमर उजाला, सी उद्दंड मार्तंड, डी समाचार सुधा। तो आपका है सी उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को शुरू हुआ हिंदी में, जिसके कारण से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर जी को कहा जाता है, लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? ए केसरी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी गदर, डी हरिजन। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ए केसरी। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी नाम से क्या शुरू किया? अखबार शुरू किया। और बाल गंगाधर तिलक जी की उपाधि भी है, लोकमान्य तिलक भी उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब पूछा जाए कि किसने शुरू किया सिविल सर्विसेज को, तब आपका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तब जो है उसके फादर कौन कहे जाने लगे? तो फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहे जाते थे। SSC में ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यंग इंडिया को किसने प्रकाशित किया? BR अम्बेडकर जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यंग इंडिया को महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी जी, आप लोगों को पता है कि अफ्रीका में जो है क्या करते थे? रहते थे। कब? भारत आने के पहले। और जब भारत आए उसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका में रहते थे तो उस समय अंग्रेज़ों की जो है एम्बुलेंस सेवा में मदद किए थे। अंग्रेज़ लोग जो लड़ाई लड़ते थे उसमें महात्मा गांधी ने उनकी मदद करी थी। तो इसके लिए उनको कैसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। किसको? गांधी जी को। तो किसने किया था वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी कैनिंग, सी हार्डिंग, डी कर्जन। तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था महात्मा गांधी जी को सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है कौन? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो आप लोग सब जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उपाधि उनको गुरुदेव की मिली थी, इसीलिए उनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने दी थी, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा बाद में त्याग दी गई? ठीक, तो ऑप्शन ए राय बहादुर, राय साहेब, हिंद केसरी, डी केसर ए हिंद। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि केसर ए हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी महात्मा गांधी को। किसके लिए? अफ्रीका में
अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। ठीक, तो गांधी जी जब भारत आए थे उसके पहले अंग्रेज़ों की मदद अफ्रीका में किए थे, इसके कारण उनको केसरी हिंद दिया गया, त्याग दी गई। यहाँ देखिए लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी कब? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब? 3 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद कर लेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब उन्होंने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सुब्रमण्यम भारती। तो आपका उत्तर है उत्तर नंबर सी, महात्मा गांधी। 1942 में जब शुरू हुआ था क्या आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, तो उस समय महात्मा गांधी ने कौन सी नारा दिया? करो या मरो, यानी अंतिम रूप से। और इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नेताओं लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाएं। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था, नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। C23, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि जैसे आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी APJ अब्दुल कलाम, डी चाणक्य। तो ये लाइन कही थी महात्मा गांधी ने कि ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो ज़िंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए और सीखना हमको ऐसे चाहिए कि हम हमेशा रहेंगे, इसलिए हमको ये चीज़ सीख लेनी है। ठीक है, ये अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, लोकमान्य तिलक। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनको उपाधि मिली थी किसकी? सरदार की। बिस्मार्क जो है जर्मनी के नेता थे। कहाँ के? तो जर्मनी के नेता थे। तो इन्होंने क्या किया था? जर्मनी को इकट्ठा किया था। जर्मनी कई छोटे छोटे भागों में जो बटा था उसको एकजुट किया था। किस तरह से? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 रियासतों को भारत में एकजुट करके मिला दिया, उसी तरह से बिस्मार्क ने अपने देश जर्मनी के लिए किया था। इसी के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी बराक ओबामा, डी दलाई लामा। तो उत्तर होता है आपका डी, दलाई लामा ने कहा। क्या? सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यानी व्यक्ति सहिष्णु होगा या नहीं ये कौन निर्धारित करेगा? वो व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका दुश्मन। दुश्मन के दुश्मनी से ही पता चलेगा व्यक्ति कितना सहिष्णु है या नहीं। ये किसने कहा? दलाई लामा ने। दलाई लामा धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के, और इनका निवास स्थान कहाँ है? वर्तमान में तो भारत में है। भारत में धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ रहते हैं। लेकिन ये मूल रूप से किस देश के हैं? तिब्बत के हैं, जिस पर किसने कब्जा किया है? जिस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया। तिब्बत देश के हैं। कौन? दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है शब्द गौण है मतलब शब्द मुख्य नहीं है, विचार रहते हैं वे दूर तक चले जाते हैं। ये बात किसने कही थी? बहुत सारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट इसको कहते हैं, ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी ने कही थी, मदर टेरेसा ने कही थी, नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने कही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी। तो ये बात हमको स्वामी विवेकानंद जी बताई कि हम वह लोग हैं जिसे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका ऑप्शन है बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही आपने पढ़ा कि सती प्रथा ख़त्म की थी। और एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, 1828 में ही राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो अंग्रेज़ों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे और इसके कारण से इन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए ज़रूरी समझा और प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1882, बी 1910, सी 1801, डी सन 1810 ईस्वी में। तो किस ईस्वी में किया गया था? आपका उत्तर है 1882 में ये विलियम हंटर समिति जो है बनाई गई थी। इसका काम क्या था? भारत में शिक्षा जो चल रही है वो सही है कि नहीं। अब ये शुरू कब हुआ था ये शिक्षा देने की व्यवस्था? तो अंग्रेज़ लोग जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 1854 में पूरी तरह से ख़त्म कर दिए और 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा ले आए भारत में, ठीक, जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया? भारतीयों को धीरे धीरे अंग्रेज़ी शिक्षा देने का शुरू किया। और इस काम को शुरू किसने करवाया था? 1834 में मैकाले ने शुरू करवाया था। पहली बार जब 1834 में भारत आया, उसके बाद से ही भारत में अंग्रेज़ लोग किस तरह से भारतीयों को शिक्षा देंगे यह बात शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, वयस्क शिक्षा संगठन, एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ज्ञान प्रसारक मंडली। ज्ञान प्रसारक मंडली क्या है? वयस्क लोगों को शिक्षा देती है। वयस्क कौन? जो 18 वर्ष उम्र से ऊपर हैं उनको वयस्क कहा जाता है। तो ज्ञान प्रकाश मंडली का शुरुआत किसने किया था? ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, डी सरोजनी नायडू। तो आपका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली शुरू किया था। कब? आज़ादी के बहुत पहले। और इनको जो है कहा किया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। अच्छा, इनकी एक और जो है फेमस किताब का नाम है अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, और एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो है ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधि भी थे। यानी ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं कि जो ब्रिटिश संसद में आज़ादी के पहले ही सांसद बन गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनके पुस्तक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो सोसाइटी है या कोई संस्था बनाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? हाँ, तो देखते हैं। विष्णु शादी चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अयंगर, डी महादेव बल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक, डी बाल गंगाधर तिलक और वीबी केलकर। तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, बाल गंगाधर तिलक जो है ये सभी में है। तो और कौन दूसरे व्यक्ति हैं जो उनके साथ ये शुरू किए थे? तो उनके साथ ये दूसरे व्यक्ति हैं विष्णु शादी चिपलूकर। ये जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत किए थे कब? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वास्तुकार का नाम बताइए। वास्तुकार कहते हैं आर्किटेक्चर को जिसने नई दिल्ली का डिज़ाइन किया। नई दिल्ली जो है आज़ादी के कुछ 20-25 साल पहले बनी थी। उसके पहले पुरानी दिल्ली ही जो है देश की राजधानी के रूप में काम करती थी। और 1911 के तो पहले जो है अंग्रेज़ों ने राजधानी को कलकत्ता के रूप में बनाया था। 1911 में ये राजधानी कहाँ चली आई? दिल्ली में चली आई। पहले कुछ दिन पुरानी दिल्ली में चलती रही, फिर नई दिल्ली को। तो नई दिल्ली को डिज़ाइन किसने किया? कौन से आर्किटेक्चर ने एक कागज़ पर डिज़ाइन किया कि यहाँ ये बिल्डिंग रहेगी, गवर्नर हाउस यहाँ रहेगा जो बाद में राष्ट्रपति भवन बन गया,
ऑफिसेस कहाँ रहेंगे, रोड कैसे कैसे रहेंगे, ये सब किसने डिज़ाइन किया? तो ली कार्बुजिए, सर एडविन लुटियन, एंड्रू फॉल, जॉर्ज बेकर। तो एडविन लुटियन, इसीलिए दिल्ली को कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा लुटियन दिल्ली कहा जाता है। लुटियन, यहाँ लुटियंस लिखा है, कहीं कहीं लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। ली कार्बुजिए कौन थे? तो ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। किसको? चंडीगढ़ को। इम्पॉर्टेंट है ये भी। दिल्ली को लुटियन ने, कार्बुजिए ने चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1895 से 1900, 1901 से 1909, 1921 से 27 और आपका ऑप्शन डी है 1931 से 35। ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज के समय में नया संसद भवन बन रहा है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन है सी 1921 से 27 तक, जब एडविन लुटियन ने क्या किया, दिल्ली का डिज़ाइन शुरू किया। तो उसके बाद भारत में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी और उसी बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग का नाम है कि भारत का संसद भवन उसी समय बना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जीरो माइल स्टोन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? अब जीरो माइल स्टोन क्या है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो जीरो माइल स्टोन ये है, आप लोग किलोमीटर वाला स्टोन देखे होंगे, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लिखा होता है। उसी तरह अंग्रेज़ों ने भारत में एक जगह स्थापित किया था, वही तो बताना है कि कौन किस जगह पे किया था। ठीक, तो जो अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था वहीं से अंग्रेज़ लोग पूरे भारत के प्रत्येक स्थानों की दूरी को नापते थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इसको कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों ने इसको नागपुर में स्थापित किया था। नागपुर जो है उनका मानना था अंग्रेज़ों का कि मध्य में है, बीच में है, और इसी कारण से उसी स्थान से प्रत्येक जगह की दूरी, नागपुर से दिल्ली की दूरी, नागपुर से जो है कोलकाता, नागपुर से चेन्नई, नागपुर से मुंबई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, तो जानते रहेंगे जीरो माइल स्टोन। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर ने की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे। तो किस पे किए थे? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मार्टिमर रेखा, मैकमोहन रेखा। तो किस पे किए थे? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था। अब ये डूरंड रेखा है कहाँ? तो डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच पड़ती थी उस ज़माने में। तो फिर भारत का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो अब के समय में आज भी है, कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान का मिलता है भारत से, लेकिन अब ज़्यादातर जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है ये रेखा पड़ती है। ठीक, डूरंड रेखा। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में नए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह कई सारे हुए थे उस ज़माने में। तो एक डांडी है, तो डांडी का तो नेतृत्व आप लोग जानते होंगे गांधी जी ने किया था। ये जो है गुजरात राज्य में हुआ था। उसी तरह तमिलनाडु में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? राजगोपालाचारी, के कामराज, श्री पोट्टी श्री रामुलु, श्री सुब्रमण्यम। तो श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने नमक आंदोलन का तमिलनाडु में नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किसी प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? प्राचीन समय में, तो आपका उत्तर है ए कोल्लम, बी मैसूर, सी मदुरई, डी चित्तौड़। तो उस जमाने में किसको कहा जाता था? तो कोल्लम को डेसिनगनाडु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 377 नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चिल्लियाँ वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865 में, 1892 में, 1849 में, 1856 में। तो 1849 में चिल्लियाँ वाला युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? यानी इनमें से बताना है कौन सा विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन है फकीर और सन्यासी विद्रोह, तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इंडिगो विद्रोह,
ये भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ था। संताल विद्रोह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ था। नक्सलबाड़ी विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था। यह शुरू हुआ नक्सलबाड़ी नामक गांव से, बंगाल में है नक्सलबाड़ी गांव। ये नक्सलियों का जो है विद्रोह है। नक्सली लोग हैं ना, एक तरह से आतंकवादी ही इनको भी कहा जाता है। सरकार इनको आतंकवादी कहती है और जगह जगह से नक्सलियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था बल्कि भारत सरकार के खिलाफ था इनका संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। ये भी स्टेटमेंट है। अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? BR अम्बेडकर, EV रामास्वामी, सारंगपाणी, D मुथुलक्ष्मी। तो किसका स्टेटमेंट है? बाबा साहब अम्बेडकर का है कि रामास्वामी, किसका है? तो ये है आपका ऑप्शन बी आपका उत्तर है। EV रामास्वामी का स्टेटमेंट है। आत्मसम्मान का अभियान ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार हो, यानी सभी लोग एक जैसे व्यवहार किए जाएं, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया संघ है, ध्यान देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी। कब की थी? 1600 ईस्वी में। यहाँ बात किसकी हो रही है? संघ की, ईस्ट इंडिया संघ की। दादा भाई नौरोजी, MK सेन, मैडम भीकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ? तो 1947, 1962, 1965, 1971। तो आपका क्या उत्तर है? 1962। 1962 में भारत चीन के बीच हुआ था युद्ध। ठीक, इसके अलावा बाकी तीनों जो हैं वो पाकिस्तान से युद्ध के समय है। तो 1947-48 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, 65 में हुआ था शास्त्री जी के समय, 71 में हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, फिर एक बार और युद्ध हुआ था। 4 बार टोटल युद्ध हुए थे। 1999 के समय, जिसको आप लोग जानते होंगे, कारगिल की लड़ाई किसके समय में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके समय में हुआ था। तो कुल 4 बार लड़ाई हुई है पाकिस्तान से। चीन से अभी तक एक बार लड़ाई हुई है, तो इसलिए ध्यान देंगे 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। भारतीय, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। तो आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गोवा हमेशा से भारत का राज्य नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय गोवा जो है भारत में नहीं मिला था, बल्कि कब मिला? 1962 में। तो उस समय गोवा किसके अंतर्गत था? पुर्तगालियों के अंतर्गत था। तो इसको ध्यान देंगे। स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 से 62 तक जो है गोवा पुर्तगालियों के अंतर्गत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले तो 2 युद्ध हुए थे। ठीक, अब उसमें देखना है कि इस ऑप्शन में क्या है। एक 47-48 में हुआ था और दूसरा जो है 1965 में हुआ था। तो इसमें क्या है? 1962, 63, 64, 65। तो 1965 दिया है, तो 1965 हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 44। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो भागवत गीता जो गीता पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? चार्ल्स विल्किंसन ने। तो पहली बार जो है कब प्रकाशित हुआ? 1685, 1725, 1785, 1885। तो किस वर्ष जो है प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले 1785 में चार्ल्स विल्किंसन द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई गीता का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई महल। तो आपका ऑप्शन होगा गेटवे ऑफ इंडिया। इसको बनवाया था अंग्रेज़ों ने। ठीक, किसने? अंग्रेज़ों ने।
और बाकी ये जो तीनों बिल्डिंग है, बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधा भाई कमाल, ये किसके समय में बना है? ये मुगलों के समय बना है। ठीक है, इसलिए ये दोनों, ये केवल एक अकेले अंग्रेज़ों ने बनवाया है, बाकी मुगलों ने बनवाया है, इसलिए अंग्रेज़ों का ऑप्शन इंडिया गेट सही होगा, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई? किस भारत पाक युद्ध के बाद? तो 1947, 1965, 1971, 1999। तो 1965 होगा। ताशकंद घोषणा हुई कब थी? तो हुई थी 1966 में। कहाँ? ताशकंद जगह है उज्बेकिस्तान में, वहाँ हुई थी ताशकंद। ठीक, और इसी घोषणा के समय शास्त्री जी की जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ? भारत के बाहर। भारत के बाहर केवल अकेले ऐसे प्रधानमंत्री शास्त्री जी हैं जिनकी मृत्यु हो गई। इनको किसी ने उसी समय घोषणा होने के बाद जो है जान से मार दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? भारत से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, बर्मा से। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली पाकिस्तान से। कब? 1971 में। किसने स्वतंत्रता दिलाई? भारत की मदद से बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था एक समय। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश को कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? एंग्लो, ये शब्द ध्यान देख लेंगे, अंग्रेज़ों को एंग्लो कहा जाता था। एंग्लो, तो अंग्रेज़ों का, और बर्मा आज के समय में मतलब म्यांमार को कहा जाता है। तो इसका पहला युद्ध कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 92 से 93 में, 1885 से 86, 1824 से 26, 1852 से 53। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1824 से 26 तक हुआ था एंग्लो बर्मा युद्ध। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान देंगे। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, सभी पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो दिसंबर 1971, जनवरी 1972, मार्च 1972, फरवरी 1972। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि आज़ादी बांग्लादेश को मिली थी दिसंबर 1971 में, लेकिन सॉरी माफ़ कीजिए, लेकिन जो है स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बांग्लादेश दिसंबर 1971 में नहीं बन गया, बल्कि बना कब? बना जो है जनवरी 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध कोड नाम था। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसका युद्ध का जो है कोड नाम क्या था? तो कोड नाम था ऑपरेशन विजय। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर युद्ध, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसका एक न एक नाम जरूर निर्धारित किया जाता है। तो उसी तरह से कारगिल के समय युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक, यूपी SSSC में पूछा गया है। ठीक है, आराम से ध्यान देंगे इसको, सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या यह सच नहीं है? क्या? ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। बी, इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, यानी 2 सदन बने। सी, अधिनियम में भारत में लोकसेवा आयोग प्रदान किया। डी, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किए। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तो आपका उत्तर सही है बी, आपका उत्तर सही है बी, इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया था। यानी 1919 का जो अधिनियम था, इसमें द्विसदनीय नहीं बनाया गया था। बाकी अधिनियम की प्रस्तावना अलग थी, लोक सेवा आयोग प्रदान किया गया, 1939 तक 20 वर्ष आवंटित किया गया, इसलिए आपका ऑप्शन होता है ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी तो में कब परिवर्तित किया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेखा जो है उसको एलओसी कहते हैं। कहाँ? हर जगह नहीं, कश्मीर में। ठीक है, बाकी जगह अंतर्राष्ट्रीय रेखा।
और चीन के साथ जो रेखा है उसको कहते हैं LAC, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये कब नियंत्रण रेखा में परिवर्तित हुआ? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो कब? 1972 में ये बना था LOC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, जिसका तार्किक गणितीय सत्यापन संभव है? इस तरह तत्व में मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चयतात्मक। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे में ये पूछा गया है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है ये नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो है शिमला समझौता हुआ। ठीक, तो उस समय इंदिरा गांधी और JA भुट्टो, ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और JA भुट्टो जो है कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पाकिस्तान के। तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ये भी पूछा जाता है शिमला समझौता किस सन में हुआ था? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर कूच बिहार के एक राजा संगलिल द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? भूटान पर किसके राजा थे? कूच बिहार, भारत। तो ऑप्शन है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो आपका उत्तर है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 को 7 में खालिस्तान को भूटान के वंशानुगत शासन के रूप में निर्वाचित किया गया। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख एक ग्याल्पो के रूप में स्थापित किया गया था। किसको किया गया था? तो उज्ञेन वांगचुक 1907 में कहाँ के राजा बने? भूटान के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, ध्यान देंगे। बर्लिन की दीवार को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया? तो बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में है। तो जर्मनी जो है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो 2 भागों में बट गया। ठीक, पूर्व और पश्चिम में। तो इसकी दीवार को जो है बाद में 2 देश के नाम से था, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। बाद में जर्मनी की जनता ने ही इस दीवार को पूरे देश के बीच में ऐसे दीवार बन गई थी, इसको तोड़ दिया दोनों लोगों ने और तोड़ को पुनः जर्मनी को एक बना दिया। तो कब तोड़ा था? A 1999, B 1989, C 1982 और D सन 2000 में। तो कब तोड़ा था? आपका उत्तर है B 1989 में पूर्व और पश्चिमी जर्मनी के बीच जो दीवार थी उसको तोड़ दिया गया और जर्मनी एक अकेला देश फिर से बन गया। जर्मनी पहले अकेले ही था, फिर बाद में बीच में उसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 देशों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को स्वतंत्रता 4 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस किस देश का 4 जनवरी को मनाया जाता है? पहले जान लेते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। तो उसी तरह किस देश का मनाया जाता है? पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, B म्यांमार, C मलेशिया और D इंडोनेशिया। तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश लोगों से ही आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से ही ये भी आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ दिया, उसको कौन सी क्रांति कहते हैं? 2005 में ये क्रांति हुई इन सभी देशों में एक साथ। उस क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, रंगीन क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। तो उसका नाम है रंगीन क्रांति। कौन सा नाम है? रंगीन क्रांति हुई थी। ठीक, श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, इंद्रधनुष दूसरे से संबंधित है। तो रंगीन क्रांति हुई थी उस समय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 1337 से लेकर 1453 तक 100 साल से भी अधिक तक किन के बीच युद्ध चलता
रहा? जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी इटली के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है लगातार 100 साल से भी अधिक तक युद्ध चलता रहा, 1337 से लेके 1453 तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वांगचुक शासन के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो भूटान से बहुत सारा प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भारत से सटा हुआ देश है, ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे। जिग्मे सिंघे, उज्ञेन, सी जिग्मे खेसर नामग्याल, डी जिग्मे। तो कौन है इसका उत्तर? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वंश से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन देश की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी विकसित की गई? रडार, सोनार, इकोलोकेशन, लीडार। ठीक, तो किसके द्वारा पनडुब्बियों को पता लगाया जाता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या विश्व युद्ध के समय? तो सोनार से जो है पनडुब्बियों का पता लगाया जाता था। तो सोनार से तरंगे छोड़ी जाती थी और वो तरंगे जो हैं किससे लड़ती थी? जब पनडुब्बियों से लड़ के फिर वापस लौट के फिर सोनार पर पहुंचती थी तो पता चल जाता है कि कोई चीज़ है या पनडुब्बी है या कोई और दूसरा हथियार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो टेराकोटा आर्मी की मूर्तियों का संग्रह, मिट्टी की मूर्तियां हैं ये, तो चीन की हैं कि उत्तर कोरिया की हैं, थाईलैंड की हैं, जापान की हैं? तो चीन में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा एक मिट्टी की मूर्तियाँ कैसी हैं? मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो आज भी जो है हजारों साल बाद भी ये मूर्तियाँ सुरक्षित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका तब सीलोन, श्रीलंका को पुराने ज़माने में सीलोन कहा जाता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? यानी किस वर्ष जो है श्रीलंका को आज़ादी मिली डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में, ठीक। तो 1948, 1972, 1947, 1968। तो आपका ऑप्शन है 1948, 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। पहले सीलोन नाम था, बाद में इसका नाम बदल के श्रीलंका रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीन की दीवार का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो चीन की बहुत लंबी दीवार है, विश्व का एक आश्चर्य के रूप में है, बहुत लंबी दीवार, 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक ये दीवार फैली हुई है। तो किसने बनवाया था? किसको दिया जाता है? क्वीन सी हुआंग, फाहीन, क्वियनजांग अथवा ह्यूएन ट्रेसेंग इजिंग। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है क्वीन सी हुआंग को इसको बनाने का श्रेय जाता था, लेकिन इसको कई राजाओं ने बनाया था, लेकिन क्वीन सी हुआंग का जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए क्वीन सी हुआंग सही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो 1986 की बात कर रहा है, तो 1986 में किस में समाप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव और कनाडा, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम का शासन ऑस्ट्रेलिया से 1986 में ख़त्म हुआ, श्रीलंका 1948, ठीक। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। 1986 तक सीधे जो है यूनाइटेड किंगडम किसका, मतलब अंग्रेज़ों का राज था, ठीक। लेकिन आज भी इस देश की मुखिया जो हैं इंग्लैंड के राजा या रानी होते हैं। वर्तमान में रानी मर गई हैं, तो वर्तमान में राजा इसके कौन है? ऑस्ट्रेलिया के राजा, ऑस्ट्रेलिया के मुखिया तो इंग्लैंड के राजा हैं, ठीक। जब तक रानी जिंदा थी तब तक रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो किसने जो है अफगानिस्तान पर आक्रमण करके जो है कब्जा किया था? ऑप्शन है पर्सिया के डेरियस ने, अलेक्जेंडर ने, पर्सिया के डेरियस तृतीय ने, फिर डियोडोटस प्रथम ने। तो आपका उत्तर कौन सा है? पर्सिया के डेरियस प्रथम ने अफगानिस्तान को कब्जा करके अकैमेनिड साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक। तो पर्सिया उस ज़माने में कहा जाता था, आज के समय में ईरान कहा जाता था, ईरान है पर्सिया। यहाँ की भाषा है पारसी, यहाँ के लोगों को भी पारसी कहा जाता है, ठीक। आज के समय में मूल रूप से शिया मुस्लिमों का देश हो गया है ईरान, लेकिन उस ज़माने में पारसी लोगों का देश हुआ करता था। पारसी वर्तमान में केवल
भारत में बचे हैं, बहुत समृद्ध हैं। आप लोग रतन टाटा को जानते होंगे, रतन टाटा भी एक पारसी हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे पारसी हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिली थी। तो अभी ही आप लोगों ने कुछ टाइम पहले इसको पढ़ा था, तो बताइए, गेस कर लिए। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल में ही ब्रिटेन के सबसे लंबे सम्राट की ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई हैं। उन्होंने द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास किया। तो रानी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अभी तो मर गई। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला कौन है? तो फ्रांस का एक राजा है, ठीक है। तो अगर ये 1-2 साल और ज़िंदा रह जाती तो इनका रिकॉर्ड तोड़ देती, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इंग्लैंड में सबसे इनसे बड़ा कौन सा राजा था? तो ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, रानी एन, किंग जॉर्ज, महारानी विक्टोरिया। इन्होंने रानी विक्टोरिया का जो है पीछे छोड़ा था और उनको पीछे छोड़कर इंग्लैंड की सबसे लंबे समय तक बनने वाली महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ताजुद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली, खालिदा जिया। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो है पड़ोसी देश है अपना, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा केवल बांग्लादेश से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन का उत्तर है इसका शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिलाया। इनका ठीक उसी तरह से सम्मान होता है जैसे भारत में महात्मा गांधी का सम्मान होता है। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है हिंदू धर्म और फिर इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले भी लोग श्रीलंका में रहते हैं। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा और बहुत विस्तृत है? तो किसका विस्तृत है? तो आपका ऑप्शन है डी, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। और सबसे पुराना संविधान किसका माना जाता है? सबसे पुराना संविधान माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपका आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है 72 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जाने के पहले ध्यान देंगे कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो आप ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको ध्यान से बताना है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इस पर बहुत बार बातचीत हुआ, ठीक है। ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी वारेन हेस्टिंग्स, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड ला। जो भी उत्तर सही होगा कमेंट बॉक्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर सही होगा, जो भी सही होगा तो 1 लिख देंगे, जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर जो उत्तर सही होगा उसका ऑप्शन, फिर क्वेश्चन नंबर 3 उसका ऑप्शन, 4 उसका ऑप्शन, 5 उसका ऑप्शन, ऐसे ही लिख के डालेंगे, ठीक। जिसके सभी क्वेश्चन हुए सही या 4 क्वेश्चन सही हुए तो उनके क्वेश्चन को हार्ट दे दिया जाएगा कमेंट में, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति आप लोगों को बताया कि हड़प नीति। तो हड़प नीति को किसने शुरू किया था, किसने बनाया था, इसको बताना है। कर्जन ने, माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अगर आप लोगों ने वीडियो सही से देखा होगा तो आप लोग बता ले जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।